नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर कनाडा की बात हो रही है। इंडिया कनाडा की रिलेशन काफ़ी यहाँ पर ख़राब हो चुके हैं। बीच में एक बात थी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किया जाएगा। जैसे इंडिया ने कई सारे कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी कर लिया है, लेकिन अब उसके बाद सिचुएशन ये हो गई कि कनाडा के साथ अब आने वाले दिनों में कुछ सालों तक नहीं लगता। जब तक जस्टिन ट्रूडो है तब तक तो बिल्कुल नहीं लगता कि यहाँ पर इंडिया और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो पाएगा। अब ट्रूडो की भी मजबूरी है, क्योंकि उसकी पार्टी को क्लियर मेजोरिटी है नहीं। वहाँ पर जो खालिस्तानी समर्थक है, उसकी जो पार्टी है, उससे उसको यहाँ पर सपोर्ट लेकर अपनी गवर्नमेंट चला रहा है। ऑब्वियसली यहाँ पर उनकी उसको सुननी पड़ेगी। जैसे मनमोहन सिंह की सरकार थी 10 साल, अब उनको कई सारी पार्टियों का सपोर्ट था। जैसे मुलायम सिंह की एसपी का सपोर्ट था। उसके अलावा अगर आप देखो तो आरजेडी का सपोर्ट था, जो बिहार की पार्टी है। उसके अलावा इवन ये भी आपको मतलब कई रेयर लोगों को पता होगा कि असदुद्दीन ओवैसी ओवैसी की पार्टी का भी यहाँ पर उसको सपोर्ट था। तो अगर ये सपोर्ट दे रहे हैं तो उसकी आवाज़ में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली मांगेंगे। तो यहाँ पर भी यही सिनारियो है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। सर, थोड़ी सी बात अगर हम भारत की करें कि जिस तरह से उनकी फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और कई चीजें G20 SCO वगैरह चल रही थी मीटिंग्स, तो अभी जो कनाडा वाला इशू हुआ है, क्या उससे कोई फर्क पड़ेगा? क्या किसी किस्म का डैमेज आप समझते हैं कि भारत को झेलना पड़ेगा, या आप समझ से निकल जाएंगे वो, ऐसा कुछ? नहीं निकल, मेरे ख्याल में वो निकल चुके हैं पहले ही। उसकी वजह ये है, आरजू, अगर मेरे देखिए, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिफ्थ लार्जेस्ट कनाडा। अगर मैं एक सिनेरियो पेश करना चाहता हूं, अगर कनाडा के साथ अमेरिका खड़ा होता, उनको सपोर्ट करता, कनाडा के साथ इंग्लैंड खड़ा होता, तो आज कुछ बात हो, कुछ और होगी। और मेरे ख्याल में उनका ना खड़े होने की वजह भी यही है। दो वजूहत है मेजर। एक तो फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और दूसरा ग्लोबल साउथ, और तीसरा उसके साथ इंडो पैसिफिक के अंदर जो ताइवान का मसला है। अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज कैन नॉट अफोर्ड टू मैस अप देयर रिलेशनशिप विद इंडिया। तो इन चीजों की वजह से जब इनकी सपोर्ट हासिल नहीं हुई, देयर वाज विक्ट्री फॉर द इंडिया, देयर वाज अ विक्ट्री फॉर द इंडिया। अब वो उस मसले में से भारत निकल चुका है। इसमें अगर जो नुकसान है वो कनाडा का है, और ना भारत और कनाडा का आपस में ट्रेड भी इतना ज्यादा नहीं था जिसका कोई सोचा जाए कि कोई भारत को नुकसान होगा, मेरे ख्याल में। और दूसरा जो मेरी नजर में, जो मैं देखता हूं कि अगला आने वाला पीरियड में भारत किस तरीके से तरक्की कर रहा है, दो वजूहत। एक, मोदी साहब ने जो उनको नेशनलिज्म का जो दवाई दी है, वो उनको बिल्कुल फिट पड़ी दवाई, उससे वो नेशनलिज्म से ऊपर जा रहे हैं। और दूसरा, उनका अपने ह्यूमन इक्विटी, ह्यूमन जो उनका है, उसके ऊपर उनकी इन्वेस्टमेंट, पढ़ाना बच्चों को, इंडियन यंगस्टर लोगों को, यंग जनरेशन को पढ़ाना, और इतनी तादाद में, ये दूसरा उनका विक्ट्री है। और तीसरी है कि जो मैं समझता हूं कि उनके लिए एक चैलेंजिंग है, किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंस जाए भारत, क्योंकि जब भी कोई मुल्क कंट्री किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसता है, उनकी इकॉनमी सफर करती है। देखें, चाइना की तरक्की का सबसे बड़ा सीक्रेट ये था कि वो अभी तक किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में फंसे नहीं है। उन्होंने आज तक ब्लीड नहीं होने दिया अपने आप को, और अपनी इकोनॉमी को ही बस उसमें बिजी रहे। अब मैं वही समझता हूं कि भारत की अगली जो चैलेंज ये होगा कि किसी कॉन्फ्लिक्ट में ना फंसे, और अपनी तरक्की, अपना ऐसी चीज। अब देखें, मैं जिस तरह मिसाल देना चाहता हूं कि आपका जो आईफोन है वो वहां पे बन रहा है, टेस्ला वहां पे बन रहा है, टैंक अपने बना रहे हैं, शिप कैरियर अपने बना रहे हैं, दवाइयां, फार्मेसी पूरी दुनिया की वहां बन रही। कल एक और खबर आई है कि गूगल भी अपने जो नए फोन है, हाई टेक फोन है, उनको भारत में असेंबल करेगा। तो ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि दे आर ऑन अ राइट ट्रैक, टेक्नोलॉजी वाइज, एजुकेशन वाइज, फॉरेन पॉलिसी वाइज, और नेशनलिज्म वाइज। तो ये सारी चीजें जब आप इकट्ठे करते हैं, तो इतना आसान नहीं होता उनको चैलेंज करना। और दूसरा, मैंने जिस तरह आपको बताया, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑन द प्लेनेट, कोई भी मुल्क उसको इतनी आसानी से चैलेंज नहीं कर सकता। और उसमें जस्टिन ट्रूडो के गुब्बारे से हवा दो दफा निकली। एक दफा तो जब उन्होंने वो जो 85 साल बंदा जो कि नाजी था खुद, उसको बुला के 10 दिन बाद ही, ये भारत के ऊपर ब्लेम लगाने के बाद, अपनी असेंबली में बुला के जब उसके लिए तालियां बजवाई, और साथ ही अगले दिन स्पीकर साहब को रिजाइन देना पड़ा, दे लास्ट देयर क्रेडिबिलिटी, राइट, कि ये अपना होमवर्क करने के बगैर अपने लेजिस्लेटिव बॉडी के अंदर आके लोगों को अक्यूज करते हैं। तो वो, और दूसरा, अमेरिका साथ नहीं उनके आया, यूके उनके साथ नहीं गया, तो उसमें वो दे लास्ट तक है। मेरे ख्याल में उसमें वो डैमेज नहीं होगा उनको बिल्कुल किसी किस्म का। बल्कि मैं समझता हूं कि आगे इस वक्त भारत को जो
कल उनकी मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी, उन्होंने जो हजरत हॉस्पिटल के ऊपर जो बॉम्बिंग हुई थी उन्होंने बिल्कुल सही किया, बहुत केयरफुली चल रहे हैं वो। चाइना की ख्वाहिश है कि इस कॉन्फ्लिक्ट में अपना रोल अदा करे, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये होगी कि चाइना से पहले भारत इसमें अपना रोल अदा करे, क्योंकि दे आर इन द पोजीशन, दे आर मेरे ख्याल में, मेरा ये ख्याल होगा कि अगर चाइना इन्वॉल्व होगा तो चाइना क्रेडिट लेगा। पिछली दफा सऊदी अरेबिया और ईरान को इकट्ठा किया चाइनीज ने, वो भी मैं समझता हूँ इट वाज अ फ्लेवर ऑफ अमेरिकन डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी की थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह का रोल भारत अदा करे, दे विल बिकम रीजनल, दे ऑलरेडी रीजनल पावर, बट दे विल गेन मोर रिस्पेक्ट इंटरनेशनल। सर बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन हम भी हो सकता है मुश्किल से निकल आए, इसलिए कि हमारे काफी ज्यादा लीडर, जिसमें नवाज शरीफ साहब के दामाद कैप्टन सफदर भी शामिल हैं, लोगों को कह रहे हैं कि जिहाद के लिए निकलो, फलस्तीन पहुंचो, तो सर आबादी आधी उधर चली जाएगी, हमारा मसला भी हल हो जाएगा। आरज़ू, मजे की बात तो भाई मैंने आपको बताई नहीं है ना। कल किसी, आप तो पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, मैंने किसी को कहा मुझे भी 2 टिकटें ले दे यार। कल किसी ने कहा जो नवाज शरीफ के जलसे में जाएगा जन्नत में जाएगा, ये जन्नत के टिकट है मेरे लिए। मैंने उनको कहा यार 2 बिजनेस क्लास के टिकट मुझे भी ले दो, देखो मेरा भी दिल करता है यार जन्नत में जाऊं, वहां पे 70-75 पूरे हों, वहां शराब भी मिले, दूध भी पिए, शहर भी। 72 है, आप 75 मांग रहे हैं, 3 ज्यादा मांग रहे हैं आप। चले कोई नहीं, मैं तो भाई जितनी भी मिल जाए गुजारा कर लूंगा, लेकिन 2 टिकटें मुझे भी जन्नत की ले दें, मेरी बड़ी ख्वाहिश है। मैंने किसी को कहा यार मैं तुम्हें पैसे डॉलरों में दे दूंगा यार, 2 टिकटें नवाज शरीफ के जलसे में मेरे लिए जन्नत की ले लेना। यार ये कैसे लोग हैं आरज़ू, ये कैसा मुल्क है, कैसा मजहब है, ये जन्नत के टिकट जलसे में जाने में दे रहे हैं यार। बिल्कुल ऐसे ही है सर। और आप सोचिए मैं इस तरह के लोगों में पूरा टाइम रहती हूँ, मुझे मैं आपके लिए परेशान रहता हूँ आरज़ू, ऐसे मुझे आपकी सेफ्टी का, आपके मुस्तकबिल का हम सीरियसली कंसर्न। कर ले ये एक्सरसाइज भी कर ले, इससे अगर बचता है पाकिस्तान तो बचा ले। मेरी नजर में तो अंधेरा ही है, मेरी नजर में तो वो कहते हैं आगे खाई है पीछे समंदर है, जिधर भी जाएंगे, आगे जाए तब भी गिरेंगे, पीछे जाएंगे तब भी, क्योंकि चालें ठीक नहीं इनके। मैंने जो अर्ज की थी कि पाकिस्तान के 2 मसाइल हैं, 98% दहशतगर्दी बढ़ चुकी है और इकॉनमी आपके कंट्रोल में नहीं है। उसकी वजह सबसे बड़ी, और ब्लीडिंग हो रही है करप्शन की, सख्त ब्लीडिंग हो रही है, और उसके ऊपर किसी पार्टी का कोई तवज्जो नहीं है, उसके ऊपर करप्शन के बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं है। और अगर इसी तरीके से चलाना है आसम साहब, तो आप ज्यादा अरसा नहीं चला पाएंगे पाकिस्तान। आपने थप्पड़ों के साथ डॉलर नीचे किया है, कितने अरसा वो सस्टेन कर लेंगे? कभी डॉलर या इस तरह की जो 2 नंबरी है वो थप्पड़ों से भी ठीक हुई है? इकॉनमी थप्पड़ों से ठीक होती है? उसके लिए तो कोई मैन्युफैक्चर करना पड़ता है भाई। अपनी ह्यूमन जो आपकी इक्विटी है उसके ऊपर पैसे लगाएं, बच्चों को पढ़ाएं। ये जो भाग भाग के बाहर जा रहे हैं कनाडा और सारे, इनको रोके, वहां पे इनको रोजगार इनको दें। और ये जो आपके ब्रिटिश एजेंट है, ऊपर वाले नीचे वाले, ये ब्यूरोक्रेट और सारे जो पैसे भाग भाग के लंदन लेके जा रहे हैं, इनको रोक क्यों नहीं रहे हैं भाई?